नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट जो है 3 करने वाले हैं, जो कि साइंस स्पेशल रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सिरका। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 5 से 8% एसिटिक एसिड को जो है सिरका कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भरी द्रव्यमान होती है। यदि 2 असमान द्रव्यमानों में से समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान होती है। तो ये होती है कम गति वाली। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कम गति वाली जो है, यदि 2 असमान द्रव्यमानों की समान गतिज ऊर्जा होती है तो कम गति वाली जो है भारी द्रव्यमान होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा पुनरुत्पाती करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा पुनरुत्पाती करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? तो ये कर सकता है हाइड्रा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाइड्रा जो है मुकुलन द्वारा पुनरुत्पाती करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का केंद्र जो है वह बिंदु है जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो यह है जाइलम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जाइलम जो है यह सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया है? परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? तो ये किया मोसले ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मोसले ने जो है परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? कौन सा हार्मोन युवा अवस्थाओं के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो ये लाता है टेस्टोस्टेरोन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन जो है यह हार्मोन युवा अवस्थाओं के समय में लड़कों में दिखाई देने वाली बदलाव में जो है उपस्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया? किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया? तो ये दिया ग्रेगर मेंडल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्रेगर मेंडल ने जो है किसी सजीव वस्तु में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन में योगदान दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करता है? किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान कौन करता है? तो यह करता है अभिकेंद्रीय बल द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभिकेंद्रीय बल द्वारा जो है किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा एनालिडा वर्ग से संबंधित नहीं है? कौन सा एनालिडा वर्ग से संबंधित नहीं है? तो यह है एस्केरिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एस्केरिस जो है एनालिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, जबकि केचुआ, नेरिस, जोंक ये तीनों जो है एनेलिडा वर्ग से संबंधित है, जबकि एस्केरिस जो है एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग कौन से पीड़ित व्यक्ति द्वारा किया जाता है? दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग कौन से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया वाले व्यक्ति जो है दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पास का अयस्क है? निम्नलिखित में से कौन सा पास का अयस्क है? तो यह सिनेबार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सिनेबार जो है यह, सॉरी यहाँ पारा होगा, ये पारा का जो है अयस्क है, तो इसको याद रखिएगा। टाइपिंग में मिस्टेक हुआ तो यहाँ पर पारा हो जाएगा। पारा का अयस्क जो कौन सा है? तो यह सिनेबार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु स्थिर है तो कौन सा बल अभी भी इस पर कार्य कर रहा है? एक वस्तु स्थिर है तो कौन सा बल अभी भी इस पर कार्य कर रहा है? तो ये कर रहा है भार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भार जो है, अगर वस्तु स्थिर है तो उस पर भार जो है यह बल अभी भी कार्य कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई कौन सी है? ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई कौन सी है? तो यह किलोवाट घंटा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किलोवाट घंटा जो है यह ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? कौन पौधे के बीज में खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? तो ये करता है बीज पत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बीज पत्र जो है यह पौधे में खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है? किस कारण स्क्लेरेनकाइमा जो है कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है? तो ये होती है लिग्निन के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लिग्निन के द्वारा जो है स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो ये होता है 32। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 जो है O2 का आणविक द्रव्यमान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है। 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग कौन सा है? तो यह ब्यूट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्यूट जो है यह 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है? दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है? तो ये मिलाता है दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए जो है दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके किस को रोका जाता है? चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके किस को रोका जा सकता है? तो ये शॉर्ट सर्किट को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए।
शॉर्ट सर्किट को जो है चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके इसे रोका जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें क्या होगी? किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें क्या होगी? तो इसमें होगी गतिज ऊर्जा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है तो इसमें भूमि को छूती है तो इसमें गतिज ऊर्जा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बादलों का रंग सफेद किस कारण दिखता है? बादलों का रंग सफेद किस कारण से दिखता है? तो ये दिखता है प्रकाश के परिकर्णन के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रकाश के परिकर्णन के कारण जो है बादलों का रंग सफेद दिखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारत की स्वदेशी निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? कौन सी भारत की स्वदेशी निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो ये निर्भय। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निर्भय जो है भारत की स्वदेशी निर्मित और विकसित लंबी दूरी की जो है सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा पर मोम जैसी किस पदार्थ की परत पाई जाती है? रेगिस्तानी पौधे में बाह्य त्वचा पर मोम जैसे किस पदार्थ की परत पाई जाती है? तो ये पाई जाती है क्यूटीन की। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यूटीन की परत जो है रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा पर मोम जैसी पदार्थ पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, इका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में नामित किया गया था? इका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में नामित किया गया था? तो ये किया गया था गैलियम से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गैलियम के नाम से जो है इका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में जो है नामित किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।